नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं भारत राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों के गिरफ्तार होने की खबर है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस गैंग के लिए काम करने के इन पर आरोप है। इससे पहले मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बदमाश लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। पहले मुठभेड़ हुई दिल्ली के रोहिणी इलाके में, इनके छिपे होने की जानकारी मिली थी, जहां पर पुलिस पर इन्होंने फायर किया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर है। शंकर, कैसे ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, दिल्ली के रोहिणी इलाके में सेक्टर 28 और सेक्टर 29 के बीच में मोर्चाबंदी हुई थी और वहां पर स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर 2 ऐसे बदमाश जो हैं वो छुपे हुए हो सकते हैं और एक बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए ये इस इलाके में घूम रहे हैं। लिहाजा उस इलाके को मोर्चाबंदी करके जब घेरा गया तब वहां पर फायरिंग की, बदमाशों के द्वारा फायरिंग की जाती है पुलिसकर्मियों पर, और उन 2 बदमाश जो हैं उसको बार बार मना करने के बावजूद भी वो लगातार फायरिंग कर रहा था। और बाद में उस मुठभेड़ के दौरान उस दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। और दोनों बदमाश का जो नाम है, एक का नाम है संदीप और दूसरे का नाम है जतीन। और संदीप जो है वो मूल रूप से हरियाणा का झज्जर का रहने वाला है, जबकि जतीन जो है दिल्ली के बाबा हरिदास नगर का रहने वाला है। और इन दोनों का जो कनेक्शन है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ में है। लॉरेंस बिश्नोई उसके साथ में काफी दिनों से जुड़ा हुआ है, उसके गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और एक तरह से कह सकते हैं कि आर्म्स की स्मगलिंग और इसके साथ साथ एक टारगेट किलिंग के मामलों को अंजाम देने में ये दोनों माहिर माने जाते हैं। फिलहाल इस मामले में आगे की पूछताछ की जा रही है और कहा जा सकता है थोड़ी देर के बाद इस मामले में स्पेशल सेल के द्वारा औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि किस तरह से ये इस नेटवर्क में जुड़ा हुआ और किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था। तो इस मामले में विस्तार से जानकारियां साझा की जाएगी। जी, लेकिन शंकर, बड़ी कामयाबी कही जा सकती है दिल्ली पुलिस के लिए भी, और क्योंकि देखिए राजस्थान में भी लॉरेंस गैंग के कई गुर्गे जो है पिछले दिनों से लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं और 2 महीने में 7 से ज्यादा कारोबारियों को फोन कॉल्स करके फिरौती मांगने की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे में राजस्थान पुलिस को भी बड़ी बेसब्री से इस तरह के गुर्गों की तलाश है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई तो पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं जिस तरह से राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में विशेष तौर पर वहां पर काफी एक्टिव हैं और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तकरीबन 500 से 600 शूटर्स हैं और इनके द्वारा, इन बदमाशों के द्वारा जिस तरह से अवैध तौर पर वसूली करना, जान से मारने की धमकी देना, फायरिंग करना और हत्या करना, ये इस तरह का जो इल्जाम लगता रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार काम कर रही है, लगातार ऑपरेशन कर रही है और उसी के तहत इन दोनों बदमाशों को आज गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों बदमाशों से भी पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस इलाके से इसका वास्ता है राजस्थान में और कौन कौन से जो गैंगस्टर हैं उन लोगों के साथ में कनेक्शन है। इसके साथ ही इन लोगों का जो संबंध है हरियाणा, पंजाब और राजधानी दिल्ली में किन किन लोगों के साथ में है, तो इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड या पीछे की कोई हिस्ट्री सामने आई है किसी तरह की क्राइम को लेकर के? देखिए, जो संदीप और जतीन हैं, ये दोनों के बारे में पता चला है कि काफी समय से इस तरह के आपराधिक मामले में ये जुटे हुए थे और इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में मिल करके कई टारगेट शूटिंग के जो मामले को अंजाम देने में ये माहिर माने जाते हैं और अवैध तौर पर वसूली करना इनका काम है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस गैंग के जो सीनियर गैंगस्टर हैं उसके संपर्क में रह करके इस तरह के मामलों को अंजाम देने में माहिर माने जाते हैं और इसी का तकाजा है कि आज मुठभेड़ के दौरान में पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग की जाती है और उसके बाद पुलिसकर्मियों के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है मुठभेड़ में। हालांकि वहां पर पुलिस। बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अब बड़ी जानकारी, और इसी बीच चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है सीकर से, जहां पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर गंभीर आरोप लगे हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, नामजद।
एक वार्ड पंच के अपहरण, मारपीट और जबरन हस्ताक्षर करवाने को लेकर के आरोप हैं और इसे लेकर केस दर्ज किया गया है। वार्ड पंच ने मंत्री गुढ़ा के साथ 3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें फोन पर गाली गलौज करने, सरकारी गाड़ी में अपहरण करने और मारपीट करने, धमकाने समेत कई आरोप हैं। 27 जनवरी को मंत्री समेत 3 लोगों पर अपहरण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। जिले के नीम का थाना कोतवाली में यह केस दर्ज किया गया है। राजेंद्र गुढ़ा और 3 के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। मंत्री हैं राजस्थान सरकार के राजेंद्र गुढ़ा और इसी बीच ये बड़ी खबर विवादों में आ गए हैं एक बार फिर से। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी है? मंत्री राजेंद्र गुढ़ा समेत 3 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और केस दर्ज हुआ है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, ये जो दुर्गा सिंह है ये खुद भी जो झुंझुनू का ही रहने वाला है और उनके इलाके का ही रहने वाला है, वार्ड पंच भी है। इसका ये जो आरोप है कि वही वार्ड पंच है, उसकी वजह से जो मंत्री गुढ़ा है उनके ये राजनीतिक द्वेषता, इसका जो आरोप है उसमें ये बताया कि वो इनसे राजनीतिक द्वेषता रखते हैं। और ये आरोप भी लगाया कि 15 दिन पहले भी मंत्री का फोन आया था और मंत्री ने धमकी दी थी कि ये जिस तरह से ये जिसका ये आरोप है, इसने कहा है कि मेरे को ये कहा गया था कि नेता बनने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में अभी 27 जनवरी को दोबारा की ये घटना बताई है, जिसमें ये कहा है कि मंत्री का फोन आया जिसपे गाली गलौज की और उसके बाद इसको ये पूछा गया कि ये कहाँ पर है, तो इसने नीम का थाना होना बताया। नीम का थाना में इसका घर है। तो वहां पर मंत्री और उसके पीए हैं जो सरकारी गाड़ी से आने की बात ये कह रहे हैं और उसके बाद आज के बाद इसको गाड़ी में डाल करके ले गए और मारपीट करके और खाली जो शेख है उस पर हस्ताक्षर करवाने की बात भी जो है इस पूरे मुकदमे में लिखी गई है। जी, अब आखिरकार पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर के? क्योंकि देखिए मंत्री के खिलाफ सीधे तौर पर एक गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में स्थानीय पुलिस कैसे जांच कर पाएगी? क्योंकि ये पहले से ये नियम ये बना हुआ है कि अगर कोई एमएलए किसी मामले में मुलजिम होता है तो वो उसकी जो फाइल है वो मुकदमा दर्ज करने के बाद 24 घंटे के भीतर जो जांच के लिए सीआईडी सीबी को भेजनी होती है। ये पहले से नियमों में ये चीज है। तो जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ है, नीमका थाना पुलिस ने जो फाइल थी वो सीआईडी सीबी को भेज दी है। और अब चूंकि पूरी जांच है, वो एमएलए से जुड़ा हुआ मामला है, मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, तो पूरी जो जांच है वो सीआईडी वहां से करेगी। तो अब चूंकि सीआईडी की टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल सीकर पुलिस ने जो है वो फाइल सीआईडी को भिजवा दी है। जी बिल्कुल संदीप, अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या मंत्री गुढ़ा का भी कोई पक्ष सामने आया है? क्योंकि देखिए गंभीर आरोप है, अपहरण करने, मारपीट करने, फोन पर धमकाने समेत। निश्चित रूप से बिल्कुल गंभीर आरोप लगे हैं और ये इस मामले में अभी तक चूंकि ना तो सीकर पुलिस की तरफ से कोई अधिकारी जो है वो इस मामले में बयान देने के लिए सामने आया कि आखिर पूरी जो कहानी है उसमें हकीकत क्या है। पुलिस के अधिकारियों से हमारी फोन पे बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि जो जांच के बाद स्थिति साफ हुआ है तो जांच सीआईडी सीबी कर रही है। बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें दुर्गा सिंह झुंझुनू के ककरान गांव का निवासी है, उसने आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोपों के चलते अब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। देवली में निर्मम हत्या का मामला सामने आया। 12 घंटे बाद देवली अस्पताल शव पहुंचाया गया। देवली सीओ, थानाधिकारी समेत पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात किया गया। रात भर शव के साथ मौके पर भारी भीड़ रही। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। लूट के इरादे से एक महिला की हत्या की गई। हाथ काटकर चांदी के कड़े बदमाश ले गए थे। निर्ममता से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर, लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई। इस तरह से अंग काटने का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह से बदमाशों ने निर्ममता से अमानवीयता के साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। बहरहाल पूरे इलाके में आक्रोश है लोगों में इस तरह की घटनाओं को लेकर के। देवली की घटना है, टोंक जिले के देवली से यह बड़ी खबर है, जहां पर निर्ममता से एक महिला की हत्या की गई है। करीब 12 घंटे बाद देवली अस्पताल अब शव को पहुंचाया गया है। लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुटी हुई है। देवली के सीओ, थानाधिकारी समेत पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। रात भर शव को लेकर के लोग बैठे रहे। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंच करके साक्ष्य जुटाए हैं। हाथ काटकर बदमाश चांदी के कड़े इस महिला के हाथों से निकाल करके लेकर के गए हैं।
और कुछ दिनों पहले ही एक मामला इस तरह का सामने आया था जिसमें पैर काट करके पैर के कड़े बदमाश निकाल करके लेके गए थे। तो बड़ी ही बेरहमी के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, निर्ममता के साथ अंजाम दिया गया है। बहरहाल ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर हैं। दौलत, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात इस महिला के साथ लूट की वारदात के बाद हाथ काट करके इसके हाथ से कड़े ले गए और इसकी हत्या करके शव खेतों में फेंक दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक समेत देवली सीओ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन मौके पर भारी भीड़ और ग्रामीणों की भीड़ होने के कारण शव नहीं उठाने दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मुआवजे की मांग भी करने लगे। देर रात तक समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन समझाइश के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। आखिरकार सुबह अभी ठीक 12 घंटे बाद में शव देवली अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस ने समझाइश कर कहा कि जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। जी दौलत, कुछ दिनों पहले जयपुर में इस तरह की घटना सामने आई थी जहां पर 108 साल की बुजुर्ग महिला के पैर काट करके, दोनों पैर काट करके कड़े लेकर के लुटेरे फरार हो गए थे। क्या ये कोई गैंग है? पुलिस क्या कह रही है? कौन है जो इस तरह से निर्ममता के साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, ये उसके अलावा यहाँ बूंदी के आसपास ही सितंबर के महीने में एक महिला के पांव काट करके कड़े ले गए। हालांकि उस महिला की जान नहीं गई थी, लेकिन कुल मिलाकर उस वाले मामले में भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। किसी सुराग तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि ये आरोपी गिरफ्तार होने के बाद आरोपियों तक पुलिस। बहुत शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर कानोता नायला रोड पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध दुकानों के खिलाफ जेडीए ने एक्शन लिया है। 28 अवैध दुकानों को सील किया गया बिना स्वीकृति के। ये दुकानें बनाई गई थी और दिल्ली रोड पर अवैध बिल्डिंग को सील किया गया है। जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जेडीए की कार्रवाई को लेकर के, जहां पर जेडीए ने अवैध दुकानों के खिलाफ एक्शन लिया है और जेडीए का पीला पंजा यहां पर चला है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की है कानोता नायला रोड पर, जहां पर एक साथ अवैध मार्केट को सील किया गया। सरदार सिंह मार्केट, जहां पर 28 अवैध दुकानें निर्मित की जा रही थी। जेडीए ने दुकानें सील की और दुकानें खुलने से पहले जेडीए की टीम ने कार्रवाई की है। जेडीए ने बिना स्वीकृति के अवैध तौर पर बनाई जा रही दुकानों को सील कर दिया है। जोन 2 में दिल्ली रोड पर भी जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ हैं। रोशन, क्या जानकारी जेडीए के एक्शन को लेकर के? देखिए, कानोता इलाके के अंदर ये पूरा जो मार्केट अवैध रूप से तैयार किया गया था, इस मार्केट में 66 अवैध दुकानें तैयार की गई थी, जिसमें 28 दुकानों को जेडीए ने पहले सील किया था। सील के बाद में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सील मुक्ति के आदेश दिए थे, साथ ही अवैध निर्माण हटाने के भी आदेश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद जो अवैध निर्माणकर्ता ने ये जो अवैध निर्माण है उसे नहीं हटाया। आज से फिर जो 28 ये जो दुकानें हैं जो कानोता इलाके के अंदर है, इन्हें जेडीए ने पुनः सील कर दिया और साथ ही साथ में जो अवैध निर्माण करता है उसे नोटिस दिया है जेडीए की जो कार्रवाई के खर्च को लेकर। वहीं जो दूसरी जो कार्रवाई है वो की गई है जेडीए जोन 2 है, मानबाग इलाका, दिल्ली बाईपास का इलाका है। वहां पर ये कृषि भूमि के अंदर अवैध रूप से एक बिल्डिंग यहाँ पर निर्माणाधीन थी, उसे जेडीए ने नोटिस दिया था। उसके बावजूद जो अवैध निर्माणकर्ता ने जब निर्माण नहीं रोका तो आज इस पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। बिल्कुल रोशन, एक के बाद एक जेडीए की ओर से कार्रवाई तो होती है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार तब क्यों होती है जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो जाता है? पहले इस तरह से इन इमारतों को, बिल्डिंग्स को, मार्केट्स को क्यों नहीं रोका जाता जो अवैध तौर पर बनते हैं? देखिए, ये वो बिल्डिंगें हैं जिन्हें पूर्व में सील किया गया था, जिनके ऊपर पूर्व में कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद अवैध निर्माणकर्ता ने चोरी छिपे जो अवैध निर्माण किया, उसके लगातार जेडीए की ओर से जो गार्ड, सुरक्षा गार्ड लगाकर मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल रोशन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर बिल्डर्स समूह पर लगातार आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर के बड़ी जानकारी है। दूसरे दिन भी लगातार आईटी की कार्रवाई यहां पर जारी है। 38 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम अलग अलग जगह पर तथ्य खंगाल रही है और बिल्डर्स ग्रुप के संचालक के घर पर भी छापा पड़ा है। अपेक्स मॉल स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय पर भी
छापेमारी हुई है। ग्रुप के पार्टनर पर भी छापे की कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से की गई है। जगतपुरा में पिंक वॉक मॉल में निवेश संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर। राकेश, क्या जानकारी आईटी की रेड को लेकर के? देखिए, जैसे जैसे आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इसमें इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। 38 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जो है पहुंच चुकी है और इस ग्रुप में जिस तरीके से जिन लोगों के नाम पर निवेश किया गया है या जो लोग निवेश करने में शामिल हैं, उनके दस्तावेज मिले हैं, उनको पूछताछ के लिए भी आयकर विभाग जो है बुलाया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर बड़ा निवेश मिला है, कुछ दस्तावेज मिले हैं, उन लोगों को पूछताछ करने के लिए आयकर विभाग की टीमें तलब कर रही हैं। ऐसे ही जो इनके कर्मचारी हैं या कर्मचारी नहीं हैं, उनके नाम पर कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, जो दस्तावेज मिले हैं, उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। क्योंकि कार्रवाई शुरू हुई है और बहुत बड़े लेवल तक पहुंचती जा रही है। ये 5 ग्रुपों तक पहुंच चुकी है जो मंगलम बिल्डर्स से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और जो एक बड़ा निवेश इनका जो सामने आया है, हरीश जगतानी नाम से, जो जगतपुरा में एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट इनके द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में जो निवेश किया गया है वो संदिग्ध है। अभी दस्तावेज मिले हैं, तमाम दस्तावेजों को एकत्रित किया जा रहा है। कैश, ज्वेलरी, लॉकर्स, ये तमाम अभी एकत्रित किए जा रहे हैं। चूंकि आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और ये आगे 2-3 दिन तक अभी जारी रहेगी, जब तक सभी दस्तावेज वहां से एकत्रित नहीं कर लिए जाते और जो वहां लोग बाग जिनसे जुड़े दस्तावेज हैं उनको भी आगे पूछताछ के लिए बुलाया जाए। बिल्कुल राकेश, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट के लिए मैं आपका रुख करूंगा। और फिलहाल इसी बीच एक और बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसानों पर चौतरफा संकट की मार है। मौसम की लगातार किसानों पर मार देखने को मिल रही है, जहां पर पहले शीतलहर, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हुई, बर्बाद हो गई और अब बीमा करने वाली कंपनियों की मनमानी सामने आ रही है। शिकायतें दर्ज करने से पहले ही हेल्पलाइन बंद हो गई, गिरदावरी कराने के एवज में किसानों से वसूली भी हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। राकेश, पहले प्रकृति की मार और अब बीमा कंपनियों की मार किसानों पर, कैसे जानकारी क्या मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हाल ही में ओलावृष्टि और उससे पहले शीतलहर से जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उसके बाद किसानों ने लगातार अपनी फसलों की शिकायत, चूंकि 72 घंटे में बीमा कंपनियों को सूचित करना अनिवार्य है और उसी के बाद किसानों को मुआवजा मिलता है। जब 72 घंटे में फसलें बर्बादी की शिकायत जब किसान कर रहे हैं तो हेल्पलाइनों को बंद कर दिया जा रहा है, वो लगातार काम नहीं कर रही हैं। और 7 में से 4 हेल्पलाइन जो प्रभावित इलाके हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर और इधर सीकर, झुंझुनू, उदयपुर साइड की, इन जिलों की हेल्पलाइनें बंद आ रही हैं। ऐसी शिकायतें जो है जनप्रतिनिधियों ने, किसानों ने जो है की हैं। तो कृषि विभाग के अधिकारियों से भी हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक हैं वो इनकी शिकायतें ले सकते हैं अगर बीमा कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान अभी तक सिस्टम में नहीं है। किसान परेशान है, जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं और जिस तरीके से पूरा मामला विधानसभा में उठा है, राज्य सरकार गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री ने गिरदावरी करने के जो निर्देश दिए हैं, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है, उनकी पालना राजस्व विभाग के अधिकारी करते नजर नहीं आ रहे। राजस्व विभाग के अधिकारी भी अब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो किसानों से गिरदावरी रिपोर्ट पेश करने की एवज में जो है वसूली करने की भी शिकायतें जो है विभाग को प्राप्त हुई हैं। तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो है ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। चूंकि राजस्व विभाग के द्वारा इनकी गिरदावरी की जा रही है, तो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो गिरदावरी करने के लिए जा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सरकार। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल श्री गंगानगर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर एक ग्रुप के एक कर्मचारी को जयपुर टीम लेकर के पहुंची है। कुछ दिनों से सूरतगढ़ में अकाउंट कर्मचारी था, कर्मचारी के घर पर विभाग ने दबिश दी थी और इसी बीच बड़ी खबर, सूरतगढ़ में ये कर्मचारी तैनात था, कर्मचारी के घर पर विभाग ने दबिश दी थी और अब ग्रुप के एक कर्मचारी को जयपुर लेकर के टीम यहां से रवाना हुई है। ये बड़ी खबर श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। बिल्डर ग्रुप पर आईटी की रेड के मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ग्रुप के कर्मचारी को जयपुर
टीम यहां से श्रीगंगानगर से लेकर के रवाना हो गई है। कुछ दिनों में से ये सूरतगढ़ में अकाउंटेंट था और यहां से इस ग्रुप के लिए काम करता था। कर्मचारी के घर पर विभाग ने दबिश दी थी। आयकर विभाग की अलग अलग जगहों से कार्रवाई लगातार जारी है और इसी बीच श्रीगंगानगर से अपडेट है। श्रीगंगानगर में बिल्डर ग्रुप से जुड़े एक कर्मचारी को टीम अपने साथ लेकर जयपुर रवाना हुई है। आपको बता दें कि यहां पर एक कर्मचारी अकाउंट सेल में काम करता था और लेखा जोखा विभाग का एक कर्मचारी था जो बिल्डर ग्रुप के लिए काम कर रहा था। इसके घर पर भी विभाग ने दबिश दी और इसे यहां से उठाया गया है। इससे पूछताछ होनी है। कई लेखा जोखा को लेकर के भारी अनियमितताएं लगातार आयकर विभाग को मिली है और इसी को लेकर के लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक फोनलाइन पर। अशोक, क्या जानकारी? देखिए हेमंत, प्रदेश की राजधानी जयपुर में जिस तरह से मंगलम ग्रुप पर आयकर विभाग की कल से ही कार्रवाई चल रही है, उसी कार्रवाई से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है, जहां मंगलम ग्रुप के अकाउंट कर्मचारी जो कि श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का ही रहने वाला है, पिछले कुछ दिनों से ये अपने ही नेटिव प्लेस आया हुआ था, जिसके बाद में कल जैसे ही मंगलम ग्रुप पर आयकर विभाग के द्वारा सर्च का ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद आयकर विभाग के कर्मचारी इस अकाउंटेंट मोहित सोमानी, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके घर पहुंची और उससे प्रारंभिक पूछताछ करने के बाद में आयकर विभाग की टीम इस अकाउंटेंट मोहित सोमानी को अपने साथ जयपुर के लिए लेकर रवाना हो गई है। फिलहाल पूरा के पूरा ये जो मामला प्रदेश की राजधानी जयपुर में जिस तरह से एक बिल्डर ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, उसी से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जी, क्या जानकारी मिल रही है इस कर्मचारी को लेकर के कि क्या ये इस ग्रुप के लिए काम करता था और इससे कई अहम पूछताछ में अहम खुलासे हो सकते हैं, आयकर विभाग को कई क्लू मिल सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि ये अकाउंट रिलेटेड कर्मचारी था जिसका नाम मोहित सोमानी है, तो चूंकि आयकर विभाग को जिस तरह से इनपुट्स मिले थे कि मंगलम ग्रुप बिल्डर के साथ साथ जो अन्य बिल्डर्स हैं या डोरेवाला ज्वेलर्स हैं, उनके द्वारा आयकर रिटर्न के अंदर भारी हेरफेर की जा रही थी और उसी को लेकर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। गेम खेलने के दौरान छठी मंजिल से एक छात्र के गिरने की जानकारी कोटा से सामने आ रही है, जहां पर घायल हालत में अभी छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान इस छात्र की मौत होने की खबर है। बहरहाल जानकारी के अनुसार बंगाल का रहने वाला यह छात्र था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश फोनलाइन पर हैं। ओम, क्या है ये पूरा मामला, कैसे मौत हुई है छात्र की? देखिए, ये वात्सली रेजिडेंसी के सामने समनुज विंडीज के सामने ये एक हॉस्टल है। हॉस्टल में बताया जा रहा है देर रात कुछ छात्र जो कोचिंग छात्र हैं वो गेम खेलने के दौरान अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान छठी जो माले से एक छात्र का बैलेंस बिगड़ने के बाद जो है नीचे गिर गया और गंभीर घायल अवस्था में, हालांकि उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत ऊंचाई ज्यादा होने के कारण और सिर में गंभीर चोट लगने के पास। जी, क्या ये कोचिंग छात्र था, क्या करता था यहाँ पर? जी, ये मेडिकल की तैयारी कर रहा था और जो ईशानासु भट्टाचार्य इसका नाम है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और कोटा में रहकर जो है मेडिकल की तैयारी कर रहा था, कोचिंग संस्थान में जा रहा था और एक हॉस्टल में निवास कर रहा था। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल इसकी पुलिस क्या कह रही है? कहीं इसे हादसे का रूप तो नहीं देने की कोशिश की जा रही है? क्या सुसाइड के तौर पर भी इसकी जांच हो रही है, क्योंकि पिछले हालिया दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई है? देखिए, हर पहलू पे इस मामले में जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रारंभिक जांच में ऐसा मामला सामने आया कि 4-5 बच्चे जो है गेम खेल रहे थे। गेम खेलने के दौरान इनका बैलेंस बिगड़ गया और इनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि प्रारंभिक कारण सुसाइड का नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पहलू पर, इन तथ्यों पर भी पुलिस जांच करने की बात की रही। फिलहाल डीएसपी अमर सिंह राठौड़ है इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और परिजनों को सूचित कर दिया गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में कोचिंग छात्रों के मौत के लगातार जो सिलसिला है वो बरकरार है। और बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर आईजीएनपी नहर में एक महिला और बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तलाश की जा रही है कि महिला और बच्चे की डेड बॉडी कम से कम यहां से पानी से बरामद कर ली जाए, तो ये पता चले कि आखिर दोनों गए कहां। मंगलवार से लापता है महिला और उसका 1.5 साल का बच्चा। उनके बैग और मोबाइल फोन इस नहर के किनारे पर मिले थे और इसीलिए लगातार पुलिस की टीम यहां पर तैनात है। साथ ही साथ एसडीआरएफ की एक टीम लगातार तलाश कर रही है। नहर के किनारे पर महिला का बैग और मोबाइल फोन मिले थे।
और इसे रिसेट किया हुआ पाया गया था। परिजनों ने थाने में अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम यहां पर नहर में तलाश कर रही है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को 60 घंटे से ज्यादा तलाशी के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये बीकानेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट में एक महिला और बच्चे की तलाश अभी भी लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार इस नहर के किनारे पर इस महिला और बच्चे का बैग और मोबाइल फोन मिला था। अभी यह जानकारी मिल रही है कि इस फोन को पूरी तरह से रिसेट करके यहां पर रखा गया था। कई तरह की आशंकाएं हैं, चर्चाएं, और इसी बीच एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है पानी में कि आखिर दोनों का कोई सुराग मिले, लेकिन 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अभी तक नहर से किसी तरह की कोई जानकारी इस टीम को नहीं मिल पाई है। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर एक पोल से टक्कर के बाद ट्रक के पलटने की जानकारी सामने आ रही है। ट्रेलर में फंसे चालक और खलासी। उनियारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर, दोनों को ट्रेलर से निकालने की कोशिश की जा रही है। रसूलपुरा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। पोल से टक्कर के बाद ये ट्रक पलट गया है। ये बड़ा ट्रक है, ट्रेलर है, जो पलट गया पूरी तरह से, और इसके नीचे खलासी और ड्राइवर के दबे होने की जानकारी है, जिन्हें निकालने के लिए लगातार टीम जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ये ट्रेलर अपना नियंत्रण खो बैठा और सीधे एक खंबे से टकराया। खंबे से टकराने के बाद असंतुलित हुआ और पलट गया। बड़ी खबर, रसूलपुरा मोड़ के पास की घटना है। उनियारा थाना पुलिस मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है और लगातार लगी हुई है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित एक ट्रेलर खंबे से टकराया और पलट गया। ट्रेलर में चालक और खलासी के भी फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रेलर जो है वो पूरी तरह से पलट गया, उल्टा हो गया और इसके नीचे दब गए खलासी और चालक। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली है, संबंधित पुलिस थाना टीम मौके पर रवाना हुई। मौके पर पहुंच करके चालक खलासी को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हाईवे पर अनियंत्रित होकर के ट्रक पलट गया है। मंडी में पपीता लेकर के ट्रक जा रहा था, लेकिन मंडी पहुंचता उससे पहले हादसे का शिकार हो गया और पलट गया। हादसे में चालक खलासी बाल बाल बच गए। मौके पर पुलिस पहुंची, ट्रक को किनारे पर लगा दिया गया है, यातायात सुचारू करवा दिया गया। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस तरीके से पपीते से भरा हुआ एक ट्रक पलटा है, पपीता सड़क पर फैल गया। हालांकि बाद में मौके पर पुलिस ने पहुंच करके इस ट्रक को बीचों बीच जहां पलटा था सड़क के, वहां से हटा करके इसे किनारे किया गया है। पपीता को भी एक जगह इकट्ठा किया गया है। बड़ी तादाद में यहां पर इसमें पपीता भरा हुआ था जो मंडी जाना था, लेकिन मंडी पहुंचने से पहले ही ट्रक हादसे का शिकार हुआ और पलट गया। तेज रफ्तार से आ रहा यह ट्रक पलटा है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा से बड़ी खबर, जहां पर कोचिंग नगरी में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। गुमानपुरा में देर रात को चाकूबाजी हुई है। नाबालिग को चाकू मार करके घायल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक घायल नाबालिग को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। मामले की जांच गुमानपुरा थाना पुलिस कर रही है। कोटा से बड़ी खबर है, कोचिंग नगरी में वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच चाकूबाजी की घटना भी फिर से हुई है। सरेआम चाकूबाजी यहां पर आम हो गई है और इसी दौरान एक नाबालिग को चाकू मारकर घायल किया गया है। बहरहाल इसे घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया। अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। उधर राजसमंद में एक बुजुर्ग महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात हुई है। यहां पर शादी में एक बुजुर्ग महिला की कान की बाली तोड़ करके बदमाश फरार हो गए, जिससे महिला का कान जख्मी हो गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के बताए गए हुलिये के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर शराब माफिया पर एक्शन हुआ है। सूरतगढ़ के मानेवाला में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। पूर्व उप सरपंच के खेत में अवैध शराब की जानकारी मिलने पर छापा मारा गया। 20 लीटर अवैध शराब यहां से बरामद हुई है। 400 लीटर लार नष्ट किया गया है।
जिससे अवैध शराब का निर्माण हो रहा था। आरोपी उप सरपंच और उसका भाई मौके से भाग छूटे हैं। आरोपियों के खिलाफ अब आबकारी थाने में केस दर्ज किया जाएगा अवैध शराब बेचने का। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।